हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में मैं अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशोज़। सो चलिए पढ़ते हैं। कोई भी चैप्टर शुरू कराने से पहले मैं जैसे उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊँ उससे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताता हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट जब तक आपको पता नहीं होंगे आप उसके प्रैक्टिकल तो कर लोगे बट आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। आपको पता है कि जो हम फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस टाइम हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है अपनी, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब हमने ये प्रिपेयर कर ली, इनके बेस पे हम नेक्स्ट ईयर में कुछ डिसीजंस लेते हैं, जैसे कंपनी को कितना इन्वेस्ट करना है, उसने जो उसके क्रेडिटर्स हैं उनको कितने की क्रेडिट फैसिलिटी देनी है, जो वो क्रेडिट सेल करेगी, मतलब बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं कंपनी में। जब तक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो उसकी प्रिपेयर हुई हैं, जब तक वो उनको एनालाइज नहीं करेंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी काम की नहीं। उनको एनालाइज क्यों किया जाता है, ताकि जो डिफरेंट यूज़र्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जैसे कि गवर्नमेंट होगी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इसके अलावा इन्वेस्टर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, जो सब कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं, इनको अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। वो इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड की जाती है, डिफरेंट रेशोज़ कैलकुलेट करी जाती हैं ताकि वो अपने डिसीजंस ले सकें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने प्रिपेयर करी उनको डिटेल में एनालाइज करना, कि जो इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स इनकर हुए हैं इस साल, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने की अपने पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस। आज हम एक इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जो एक टेक्निक है जिसको हम अकाउंटिंग रेशियोज बोलते हैं, आज हम वो स्टडी करेंगे। ये तो थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है और इसकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेशो। रेशो क्या होता है, रेशो एक रिलेशनशिप होता है दो फिगर्स में, जो कि कैसे फाउंड करते हैं हम, एक फिगर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके ऐसे हम रेशो कैलकुलेट करते हैं। रेशो की डेफिनेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स फाउंडेड बाय डिवाइडिंग वन नंबर बाय द अनदर। मतलब कि जैसे हमें दो नंबर्स के बीच में रेशो कैलकुलेट करनी है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए और दूसरा वेरिएबल है बी। हमें इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम सिंपली रेशो कैलकुलेट करेंगे। और रेशो कैसे कैलकुलेट होगी, सिंपली ए को बी से डिवाइड करके जो अपनी रेशो आएगी या जो अपना नंबर आएगा वो क्या होगी अपनी, वो होगी रेशो। जो रेशो होती है वो किस टाइप का रिलेशनशिप शो करती है, वो शो करती है अर्थमेटिकल रिलेशनशिप, मतलब कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप। अकाउंटिंग रेशो की होती है, जैसे कि रेशो तो सिंपली किसी भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे कि ए वेरिएबल कुछ हो सकता है, बी वेरिएबल कुछ हो सकता है। बट अकाउंटिंग रेशो की होती है जिसमें ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल ए है, जो वेरिएबल बी है, जिसे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर बोलते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होंगे अकाउंटिंग। मतलब कि अकाउंटिंग की कुछ भी टर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, यहाँ पे सेल्स हो सकती है, यहाँ पे एसेट्स हो सकते हैं, यहाँ पे सेल्स हो सकती है। मतलब कि दोनों आइटम किस कैटेगरी के होंगे, ये हो गए आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। मतलब कि जो दोनों आइटम्स रहेंगे वो अकाउंट से कुछ ना कुछ ताल्लुकात रखेंगे। जो रेशो होती है अपनी वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। हम बोल सकते हैं रेशो को हम डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला टाइप होता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, जब हम रेशो को ऐसे 2:1 इस टाइप में प्रेजेंट करें उसे क्या बोल लेंगे हम, उसे बोल लेंगे हम प्रोपोर्शन रेशो या प्योर रेशो और सिंपल रेशो। हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे आपको ये कैलकुलेट करनी है 2 लाख को आप सिंपली 1 लाख से डिवाइड करोगे और रेशो क्या आएगी, रेशो आएगी आपकी 2:1। और दूसरी अपनी रेशो कौन सी होती है, या रेशो को हम दूसरी किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा होता है अपना रेट। रेट या हम इसे बोल देते हैं सो मैनी टाइम्स। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सपोज करो आपके एसेट्स से 2 लाख, आपकी सेल्स थी 50 लाख या 50,000। आप उसको डिवाइड करोगे रेशो क्या आएगी 4 टाइम्स। ऐसे ही 5 टाइम्स भी आ सकती है अगर आपने फिगर्स चेंज करती। और परसेंटेज क्या होता है, जब हमने जो रेशो कैलकुलेट करी हो परसेंटेज में हो, जैसे कि आपने 20 आपकी सेल्स थी, 100 आपके एसेट्स थे और आपने इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी रेशो कितनी आ गई 20%। ऐसे ही फिगर्स चेंज हुई तो 10% भी आ सकता है। और फ्रैक्शन क्या होता है, जब जो आपके रेशो आई हो फ्रैक्शन में, जैसे 1/5, 1/10। जो ये सारी की सारी टाइप्स हैं रेशो की, ये हम जैसे जैसे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट रेशोज की स्टडी करेंगे, हम ये सारे टाइप्स करेंगे। ये थी रेशो। रेशो क्या होती है, अकाउंटिंग रेशो क्या होती है, और हम रेशो क्यों कैलकुलेट करते हैं, रेशो किसकी टेक्निक होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की।
अब जो हम रेशोज़ कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी कुछ तो एडवांटेज होंगे, मतलब कुछ फ़ायदे होंगे, तभी हम रेशो कैलकुलेट करेंगे। वरना ऐसे कोई भी बिजनेसमैन पागल तो है नहीं कि वो अपनी फर्म में अकाउंटेंट को लगाएगा वो रेशो कैलकुलेट करेंगे। सो अब हम इसकी स्टडी करेंगे एडवांटेजेस कि मतलब जो हमने रेशो कैलकुलेट करी है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है एफिकेसी ऑफ डिसीजन। अब आपको पता है बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स के डिसीजन लिए जाते हैं, अनलिमिटेड डिसीजन लिए जाते हैं डेली बेसिस पे। सो वो जो डिसीज़न ले रहे हैं वो सही है या नहीं है, मतलब कि जैसे क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट ऑफ़र कर रहे हैं वो सही है या नहीं, हम क्रेडिट पे सेल ऑफ़र कर रहे हैं उससे हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। सो ये हम कैसे पता करते हैं, ये हम पता करते हैं डिफरेंट रेशियोज़ कैलकुलेट करके। वो अब हम चैप्टर्स में जैसे जैसे आगे फर्दर प्रोसीड करते जाएंगे वो हम स्टडी करते जाएंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब होता है जब हमने जो प्रॉफिट या लॉस जो अपने अर्न किए हैं उसको किसी दूसरी फर्म से कंपेयर करना, या जो अपने ही प्रॉफिट अर्न किया हमने उसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना। सो ये भी हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ये भी हम डिफरेंट रेशियोज़ कैलकुलेट कर सकते हैं और उनको आपस में जैसे 2 साल की रेशियोज़ आपस में कंपेयर कर दी, 3 साल की रेशियो आपस में कंपेयर कर दी। सो ये किससे पता लगेगा हमें कंपैरेटिव एनालिसिस, ये पता लगेगा हमें अकाउंटिंग रेशियो से। प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफिकेशन। अब आपको पता है हर बिजनेसमैन किसी न किसी पॉइंट में वीक होता है और वो किस एरिया में वीक चल रहा है, मतलब किस पर्टिकुलर प्रोसेस या किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा थ्रू अकाउंटिंग रेशियोज़। हम डिफरेंट रेशियोज़ कैलकुलेट करेंगे और जिस किसी डिपार्टमेंट की या पर्टिकुलर सेक्टर की रेशियो पुअर आ रही होगी हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। एंड नेक्स्ट इज स्वोट एनालिसिस। स्वोट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। सो ये कैसे पता कर सकते हैं हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, एक तो सिंपल होता है स्वोट एनालिसिस प्रिपेयर कर लो, या जब हम स्वोट एनालिसिस प्रिपेयर करते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं हम अकाउंटिंग रेशियोज़। क्योंकि जब स्वोट एनालिसिस किया जाता है किसी भी कंपनी का, जैसे उसकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई की जाती है, वीकनेस आइडेंटिफाई की जाती है, अपॉर्चुनिटी की किस किस एरिया में वो एक्सेल कर सकता है, थ्रेट मतलब जो उसके फ्यूचर में एक्सपेक्टेड थ्रेट हो सकते हैं। सो ये सब किसके थ्रू फाइंड किया जाता है, इसमें एक टेक्निक एम्प्लॉय की जाती है जिसे बोलते हैं हम अकाउंटिंग रेशियो। और लास्ट एडवांटेजेस क्या है, वेरियस कंपैरिजन। अब आपको डिफरेंट कंपैरिजन करने पड़ सकते हैं बिजनेस में, जैसे कि इंटर फर्म कंपैरिजन हो गया, आपस में डिफरेंट फर्म्स का कंपैरिजन हो गया, या इंट्रा मतलब एक ही फर्म का कंपैरिजन करना पड़ गया आपको। इंट्रा फर्म कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं टाइम सीरीज़ कंपैरिजन, क्योंकि हम एक ही फर्म की डिफरेंट साल की क्या प्रिपेयर कर रहे होते हैं, डिफरेंट साल की फाइनेंशियल रेशियोज प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सो इसमें हम जो जैसे अपनी कंपनी है सपोज करो एक्स लिमिटेड, हम इसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करेंगे, जैसे कि हमने 2021 की उठा ली और 2022 की उठा ली। और इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है, जिसे हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं। ये होता है जब हम 2 फर्म का कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे कि अपनी कंपनी है एक्स लिमिटेड और पड़ोसी की कंपनी है वाई लिमिटेड। सो हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं और ईयर क्या रहेगा अपना, ईयर हो सकता है सेम भी हो, हम सिर्फ 2022 का कंपैरिजन कर रहे हो, या हम कई सारे ईयर्स का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि हमने 2022 तो लिया ही, इसके अलावा हमने 2021 भी ले लिया और 2021 भी ले लिया। सो इसके अलावा भी रेशियोज़ की बहुत सारी एडवांटेजेस होती है, बट ये क्या थी, ये मेजर एडवांटेजेस थी। सो ये थी एडवांटेजेस। अब हम स्टडी करेंगे इसकी लिमिटेशंस, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसे ही जो अकाउंटिंग रेशियोज़ हैं इसकी एडवांटेजेस भी हैं और इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस स्टडी करेंगे। सो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो क्योंकि हम किससे कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सो जो अकाउंटिंग की लिमिटेशंस पढ़ी थी आपने क्लास 11th में, वो सारी की सारी किसकी लिमिटेशंस होती हैं, वो सारी की सारी लिमिटेशंस होती हैं अकाउंटिंग रेशियोज़ की। क्योंकि जब अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, सो जो उससे हम डाटा प्रिपेयर करेंगे उसकी भी सेम लिमिटेशंस होगी। सो उसमें से अब हम कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। पहली लिमिटेशन है इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। अब आपको पता है जो इन्फ्लेशन होता है वो हर साल इंक्रीज़ होता रहता है। जो आज के टाइम में 2022 में 5 रुपये की चीज़ मिल रही होगी वही 2020 में 1 रुपये की मिल रही होगी, 2 रुपये की मिल रही होगी, और आगे आने वाले टाइम में यही 5 रुपये की चीज़ अब कितने मिलेगी, यही 100 रुपये में मिलेगी, 200 रुपये में मिलेगी। सो क्योंकि हम अकाउंटिंग रेशियो प्रिपेयर करते हैं किससे, अकाउंटिंग डाटा से। सो उसमें जब हम प्राइस लेवल इनकॉर्पोरेट ही नहीं करते, हम उसमें बुक वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। सो जब हमने वहीं पे बुक वैल्यू कंसीडर कर ली, वहीं पे हमने जो प्राइस में चेंज हुआ वो नहीं कंसीडर हुआ। सो जब हम उससे जो अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे उसमें भी ये लिमिटेशन होगी। सेकंड लिमिटेशन क्या, इग्नोर नॉन मैनेटरी डाटा। सो आपको पता है
जो मॉनेटरी डाटा होता है, जैसे कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारा डाटा होता है इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जैसे कि जो कंपनी है उसके क्या रिलेशनशिप है पार्टीज़ के साथ, इन्वायरमेंट के साथ उसके क्या क्या रिलेशनशिप चल रहे हैं, मतलब कि वो पोल्यूशन कितना कर रही है। सो ये सारी चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट नहीं करते। सो अकाउंटिंग रेशियो में भी ये सारी की सारी चीज़ें हम मिस कर देते हैं। सो ये है इसकी सेकंड लिमिटेशन। इसके अलावा थर्ड लिमिटेशन है क्या, फोरकास्टिंग। ऑल्दो हम अकाउंटिंग रेशियो के बेस पे क्या करते हैं, गुड फोरकास्टिंग करते हैं, बट जो हमने फोरकास्टिंग करी है अकाउंटिंग रेशियो के बेस पे वो कभी भी सही नहीं होती, क्योंकि हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो के बेस पे फ्यूचर, कि फ्यूचर में ये सब हो सकता है। बट फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है आपको पता है अनसर्टेन है, अब क्या पता फ्यूचर में क्या हो जाए। सो हम क्या कर रहे हैं, हम एक गैस लगा रहे हैं कि फ्यूचर में ये हो सकता है, और ये गैस क्या, ये साइंटिफिक गैस है, जो कि हम बेस किस पे है, वो बेस है अपना जो हमने रेशियो कैलकुलेट करी। बट जो ये रेशियो है वो मतलब 100% जो एस्टिमेट करेंगे या जो फ्यूचर का फोरकास्ट करेंगे वो 100% कभी भी करेक्ट नहीं होता। सो ये थी लिमिटेशंस किसकी, ये थी लिमिटेशंस अकाउंटिंग रेशियो की। अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। सो अकाउंटिंग रेशियोज़ को हम दो टाइप में स्टडी कर सकते हैं। पहला टाइप क्या होता है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, और दूसरा टाइप क्या होता है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। सो जब हम फंक्शन के बेस पे रेशियोज़ की सेग्रीगेशन कर देते हैं उसे बोल लेंगे हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन। और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या है, जो ओल्ड एज क्लासिफिकेशन, मतलब जो बहुत पहले क्लासिफिकेशन हुई थी। सो पहले हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, फिर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। पहली क्लासिफिकेशन है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम दो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरी है अपनी बैलेंस शीट। सो जो रेशोज़ जिसमें जो आपकी, मैंने बताया था रेशो में हम दो वेरिएबल लेते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी। जब ये दोनों के दोनों वेरिएबल आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के होंगे तब हम बोलेंगे इसे प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। और जब यही दोनों के दोनों वेरिएबल किससे होंगे, आपके बैलेंस शीट के, मतलब कि करंट एसेट्स हो सकते हैं, नॉन करंट एसेट हो सकते हैं, उसे बोलेंगे हम बैलेंस शीट रेशोज़। और जब ये कंपोजिट रेशो कब बोलेंगे हम इसे, जब हो सकता है ऊपर वाला वेरिएबल प्रॉफिट एंड लॉस को और जो डेनोमिनेटर है वो किससे हो, वो बैलेंस शीट से हो, या रिवर्स हो सकता है, मतलब कि दोनों से एक एक वेरिएबल होगा, उसे बोलेंगे हम कंपोजिट रेशो। बट जो ओल्ड एज क्लासिफिकेशन थी, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, अब ये यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि इसका मतलब कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशो कैलकुलेट करें, हो सकता है किसी टाइम हमें कुछ ऐसी रेशो कैलकुलेट करनी पड़े जिसमें हमें दोनों भी यूज़ करना पड़ सके। सो अब हम क्योंकि मॉडर्न हो चुके हैं, सो अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन यूज़ की जाती है जिसे बोलते हैं हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हमने जो रेशोज़ हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के बेस पे हमने क्या कर दी, क्लासीफाई कर दी। और इसमें रेशो को हमने 4 टाइप में क्लासीफाई की है। सो जो CBSE है उसने आपके सिलेबस में ये चारों की चारों रेशो स्पेसिफाई कर रखी हैं, और हर टाइप में 4 to 5 टाइप्स की रेशो है। सो हम सारी की सारी रेशोज़ को 1 by 1 करेंगे। सो आज का अपना टारगेट रहेगा लिक्विडिटी रेशो को कवर करना। सो लिक्विडिटी रेशो क्या होती है, आपको पता है बिजनेस में दो टाइप की सोल्वेंसी हो सकती है। बिजनेस में दो टाइप की होती है, लाइबिलिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ होती है अपनी अपनी एक तो होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, और एक अपनी क्या होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म की होती है जो कि आपको 12 महीने के अंदर अंदर या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल आपको क्या करनी पड़ सकती है, आपको पे करनी पड़ेंगी और आपको पूरी सेटल करनी पड़ेंगी। और लॉन्ग टर्म क्या होती है जो कि आपको 12 महीने से बाद पे करनी पड़ती है। सो जो 12 महीने के अंदर अंदर सेटल करनी है उसको बोल लेंगे हम शॉर्ट टर्म, और जो 12 महीने के बाद पे करनी है उसे बोल लेंगे हम लॉन्ग टर्म। सो लिक्विडिटी रेशो हमारी वो रेशियोज़ होती हैं जो कि ये चेक करती हैं कि जब फर्म की करंट लाइबिलिटी, जब उसकी पेमेंट की टाइमिंग आएगी वो उसको पे भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो लिक्विडिटी रेशो को हम क्या बोल सकते हैं, लिक्विडिटी रेशो को हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो। सो लिक्विडिटी रेशो का दूसरा नेम क्या है, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, क्योंकि ये क्या चेक करती है, ये चेक करती है फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, कि वो 12 महीने के अंदर अंदर अपनी जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं उसकी, जैसे कि जो उसकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं लिक्विडिटी रेशो। और लिक्विडिटी रेशो में CBSE ने आपके सिलेबस में सिर्फ 2 रेशो स्पेसिफाई कर रखी हैं, पहली है करंट रेशो और दूसरी है क्विक रेशो। सो अब हम इन रेशो को 1 by 1 स्टडी करेंगे। सो लिक्विडिटी रेशो में अपना फर्स्ट टाइप है जो हमें स्टडी करना है, उस रेशो का नाम क्या, करंट रेशो, या जिसे हम क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रेशो। सो मैंने आपको क्या बताया, बिजनेस में 2 टाइप के एसेट्स होते हैं और 2 टाइप की लाइबिलिटीज़ होती हैं। 2 टाइप के एसेट्स कौन कौन से, एक तो होता है करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट एसेट।
और लाइबिलिटीज़ किस टाइप की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। सो हम जो लिक्विडिटी रेशियो है और जो लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो है वो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, वो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम ये जान सकें, क्योंकि जो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ हैं जो कि हमें 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है, वो हम करंट एसेट्स में से कितनी पे कर सकते हैं। मतलब कि जो अपने पास करंट एसेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, वो कितने हैं, मतलब कि करंट लाइबिलिटीज़ से कितने गुना ज़्यादा हैं, ताकि हम करंट लाइबिलिटीज़ हैं जो हमें जैसे ट्रेड पेबल है, इसके अलावा जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जब हम इनको पेमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की पेमेंट करनी है, सो हम उनको ऑन द टाइम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो कितने मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। सो इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो। और जो रेशो चैप्टर है इसमें रेशो कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि करंट रेशो हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि हम ये जान सकें कि करंट लाइबिलिटी जो हमें पे करनी है वो हम करंट एसेट्स में से कितने जल्दी पे कर सकते हैं, मतलब कि हमारे करंट एसेट्स कितने टाइम्स हैं करंट लाइबिलिटीज़ के। सो जो इसकी नॉर्मल रेशो होती है, मतलब कि जो हर फॉर्म में एग्जिस्ट करनी चाहिए, सो कि क्या होनी चाहिए अपनी नॉर्मल रेशो या आइडल रेशो क्या होनी चाहिए, 2:1। मतलब कि जो अपने करंट एसेट्स हैं वो कितने होने चाहिए, वो 2 टाइम्स होने चाहिए करंट लाइबिलिटीज़ के, ताकि जब अपनी करंट लाइबिलिटीज़ अराइज होंगी, जैसे कि हमें शॉर्ट टर्म बोरिंग पे करनी पड़ेगी, हमें ट्रेड पेबल्स को पे करना पड़ गया, सो हम टाइम पे कर देंगे, हमें किसी भी टाइप का डिले ना करना पड़े। सो जो अपनी करंट रेशियो इसका क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। सो आपको बस करना क्या है, आपको जितने क्वेश्चन में करंट एसेट दे रखे हैं या जिस कंपनी की आप फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट करनी है, आपकी उसके जो करंट एसेट्स हैं उनको ऐड करना है और उसको किससे डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करना है करंट लाइबिलिटीज से। और फिर जो आपकी रेशो आएगी, मतलब कि जो भी उस फर्म की या जो क्वेश्चन आपको दे रखा होगा उसकी जो रेशो कैलकुलेट आएगी, तब आपको इस जो आइडियल रेशो है इससे क्या करना है, आपको इससे उसका कंपैरिजन करना है और फिर अपना कमेंट देना है कि जो रेशो है वो सही है या गलत है, कितने से सही है या गलत है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कमेंट कैसे दे सकते हो। सो करंट एसेट क्या होते हैं, करंट एसेट मैंने जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कराया था उसमें मैंने बताया था करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, आपकी करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। सो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं आपके करंट एसेट्स में। और करंट लाइबिलिटीज में मैंने आपको क्या बताया था, आपकी आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, सैंडरी क्रेडिटर्स जो कि ट्रेड पेबल्स में ही आ जाते हैं। इसके अलावा आते हैं अदर करंट लाइबिलिटीज़ और क्या आते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सो ये थे टोटल करंट लाइबिलिटीज़ और इसके पहले मैंने आपको बताया करंट एसेट्स। सो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें करंट एसेट्स कितने दे रखे हैं, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी दे रखी है। और अगर आपको ये नहीं पता अब तक करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, सो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डिटेल बैलेंस शीट का फॉर्मेट कराया था। सो पहले आप वो देखो। सो आपको करना क्या है, आपको सारे के सारे करंट एसेट्स ऐड करने हैं। और करंट एसेट्स जब आप ऐड करोगे उसमें आपको 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। और वो क्या क्या पॉइंट है, जब आप वहाँ पे इन्वेंट्री कंसीडर करोगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, इन्वेंट्री कंसीडर करोगे, सो उसमें आप कभी भी लूज टूल्स को ऐड नहीं करोगे। लूज टूल्स क्या होते हैं, लूज टूल्स होते हैं अपने जैसे जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि नट्स हो गए, स्क्रूज हो गए, जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि हम मशीन को मेंटेन कर सकें, क्योंकि इससे हम किसी भी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट नहीं कर सकते। सो हम लूज टूल को क्या करेंगे, हम लूज टूल को टोटली इग्नोर करेंगे। सो इन्वेंट्री में हमें क्या कंसीडर नहीं करना, इन्वेंट्री में हमें लूज टूल नहीं कंसीडर करना। और इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल में हमें क्या दे रखा होगा, आपको पता है जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं उसके अगेंस्ट हम क्या बनाते हैं, उसके अगेंस्ट बनाते हैं हम प्रोविज़न। प्रोविज़न किसका बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि हमें पहले से ही पता होता है कि सपोज कि 2% ऑलवेज बैड डेट होती हैं, 3% ऑलवेज बैड डेट होती हैं। सो हमें जो प्रोविज़न दिया होता है वो क्या करना पड़ता है, हमें डिडक्ट करना पड़ता है ट्रेड रिसीवेबल में से, या आपको बिल रिसीवेबल भी दे सकता है वो आपको सन्ड्री डेटर्स भी दे सकता है। सो इनके अगेंस्ट जितना भी प्रोविज़न दिया होता है वो आपको इसमें से डिडक्ट करना है। और आपको क्या लेना है, आपको नेट ट्रेड रिसीवेबल लेने हैं। नेट ट्रेड रिसीवेबल क्यों लेने हैं आप, क्योंकि आपको ये चेक करना है कि आप करंट लाइबिलिटीज़ की कितनी पेमेंट कर सकते हो करंट एसेट में से। सो जब आप उसमें से प्रोविज़न लेस कर दोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके पास नेट इतना अमाउंट रिसीव होगा। सो इसलिए हम क्या लेस करेंगे, इसलिए लेस करेंगे हम प्रोविज़न। और इसके अलावा वो आपको करंट इन्वेस्टमेंट के अलावा वो आपको
ये भी कुछ और भी बोल सकता है, जैसे मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकता है वो आपको, या वो मतलब कुछ इस टाइप का वर्ड लिखेगा जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 12 के 12 महीने के अंदर सेटल हो जाएंगे। सो आप उसको किस कंसीडर में करोगे? सो आप उसको कंसीडर करोगे करंट इन्वेस्टमेंट में। सो ये थे जो बेसिक से पॉइंट थे। सो आपको 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जब आप करंट एसेट में इन्वेंट्री को कंसीडर करोगे सो उसमें से आप लूज टूल को इग्नोर कर दोगे, क्योंकि लूज टूल से हम किसी भी करंट लायबिलिटी की पेमेंट नहीं कर सकते। और जो आपके ट्रेड रिसीवेबल होंगे उसमें से आपको क्या माइनस करना है? उसमें से आपको प्रोविज़न माइनस करना है। प्रोविज़न क्यों माइनस करना है? क्योंकि आप ये देख रहे हो कि आप कितनी करंट लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर सकते हो ऑन द स्पॉट अपने करंट एसेट में से। सो इसलिए आप उसमें से ट्रेड रिसीवेबल में से क्या लेस करोगे? प्रोविज़न। सो आपको ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स या आपको बिल रिसीवेबल दे रखा होगा क्वेश्चन में, सो आपको उसकी नेट वैल्यू लेनी है। सो ये थे कुछ बेसिक से पॉइंट। और इसके अलावा फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। और जितने भी करंट एसेट्स के सब हेडिंग है उसमें जो जो आइटम है जो मैंने आपको डिटेल बताई थी आपको वो सारे एक बार रिवाइज करने हैं। सो अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। सो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। इन्वेंट्रीज दे रखी है हमें 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 50,000, एडवांस टैक्सेस 4,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000, ट्रेड पेबल 1 लाख, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000। सो हमें क्या कैलकुलेट करनी है? हमें क्वेश्चन में बोल रहा है करंट रेशो कैलकुलेट करनी है। सो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। और आपको क्या 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं? लूज टूल्स आपने इग्नोर करने अगर इन्वेंट्रीज में दे रखी है। सो इसमें हमें दे नहीं रखा। सो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो इन्वेंट्री है उसमें लूज टूल नहीं है। और इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल हमें क्या लेने हैं? नेट। मतलब कि अगर कोई प्रोविज़न दे रखो सो आपको ट्रेड रिसीवेबल में से लेस करना है, बट यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं दे रखा। सो हम जो ग्रोस फिगर है हम उसी को कंसीडर करेंगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको करंट एसेट का टोटल करना है। सो करंट एसेट्स का टोटल कितना आया? करंट एसेट्स का टोटल आया, आपको इन्वेंट्री ऐड करनी है। इन्वेंट्री कितनी है? 50,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल भी कितना है? 50,000। और उसके बाद हमें दे रखा है एडवांस टैक्स, मतलब कि आपने टैक्स एडवांस में पे कर रखा है। सो ये क्या आपका? ये आपका करंट एसेट। सो इसे आप 4,000 को कंसीडर करोगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किस में आता है? ये भी आएगा आपका करंट एसेट्स में। सो इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। सो इसके बाद जो 2 आइटम दे रखे हैं, जैसे हमें ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म बोरोइंग था, वो क्या होती है आपकी? वो होती है करंट लायबिलिटी। सो आपके टोटल करंट एसेट्स कितने के हुए? आपके टोटल करंट एसेट हुए यहाँ पे 1,34,000 के। सो फॉर्मूले में अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? करंट लायबिलिटीज़। सो करंट लायबिलिटीज़ कितनी दे रखी है हमें? करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है हमें 1 लाख की, हमें दे रखे हैं ट्रेड पेबल, 4,000 के हमें दे रखे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। सो टोटल कितनी की हुई? टोटल होगी अपनी 1,04,000 की। सो अब जस्ट आपको जो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसको फॉर्मूला में पुट करना है। सो 1,34,000 को आपको किससे डिवाइड करना है? आपको डिवाइड करना है 1,04,000 से। और जब आप इसकी डिवीज़न कर दोगे सो जो आपकी रेशो आई वो क्या आएगी? ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा? 1.29:1। मतलब कि जो आपकी करंट लायबिलिटीज़ है अगर वो 1 है सो उनके अगेंस्ट करंट एसेट कितने? 1.29। मतलब कि आपके करंट एसेट 1.29 टाइम्स हैं किससे? करंट लायबिलिटी से। सो आपको पता है स्टैंडर्ड रेशो क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड रेशो होनी चाहिए 2:1। मतलब कि अगर आपकी 1 करंट लायबिलिटी है सो आपका करंट एसेट कितना होना चाहिए? 2। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1.29। सो जो ये करंट एसेट है ये क्या? आइडल रेशो से कम है। सो आप इस टाइप से कमेंट दोगे कि जो आइडल रेशियो है वो 2:1 है, बट जो कंपनी है या जो हमें क्वेश्चन में नेम दे रखा होगा उसकी जो रेशियो कैलकुलेट करी हमने वो लो है। सो इसको ये रेशियो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। सो इम्प्रूव कैसे कर सकता है वो? या तो अपनी वो करंट लायबिलिटीज़ रिड्यूस करनी पड़ेंगी उसे, या उसे अपने करंट एसेट्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। और इसके अलावा आपको 2 चीज़ें ध्यान में क्या रखनी है? अगर जैसे आइडल रेशियो अपनी क्या होती है? 2:1। सो आप सोचोगे कि सर ऐसे तो फिर 5:1 इससे भी ज़्यादा बेस्ट होगी। नहीं, जो आइडल होती है वो इसी के आसपास हो सकती है। सपोज करो 2.5 तक होगी, ऐसे ही 1.75 तक होगी। बट अगर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है तब वो भी गलत होती है, क्योंकि जो आइडल रेशो होती है वो है आपकी 2.1। बट जो आपकी एग्जिस्टिंग रेशो आ रही है, सपोज करो अगर वो 5:1 आ गई, सो ये बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या? आपने करंट एसेट में फालतू का इन्वेस्ट कर रखा है, आपकी इन्वेंट्री ऐसे ही बेकार पड़ी जा रही है, आपने जो डेटर्स है आप उनसे कलेक्ट नहीं कर रहे। सो ये क्या शो करेगा आपका? ये शो करेगा आपका अंडर यूटिलाइजेशन।
मतलब कि जो आपके करंट एसेट हैं आप उनको अंडर यूटिलाइज कर रहे हो। सो अगर ज़्यादा हाई रेशो होगी वो क्या शो करेगी कि आपने हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है करंट एसेट्स में, और वो क्या शो कर रही है, अंडर यूटिलाइजेशन, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे ही जब आपकी ज़्यादा ही लो रेशो, मतलब कि जैसे यहाँ पे दे रखी है 1.29:1, जो ये अपनी अभी कैलकुलेट हुई, सो ये क्या शो करेगी, ये शो करेगी बिजनेस रिस्क। मतलब कि आपके करंट एसेट कितने हैं, सिर्फ 1.29 टाइम्स है करंट लाइबिलिटीज़ के। सो अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, सो जो बिजनेस है वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ टाइम पे नहीं पे कर पाएगा, और हो सकता है उसके अगेंस्ट कुछ लीगल सूट भी फाइल कर दे जो क्रेडिटर्स हैं। सो आइडल रेशो कितनी होनी चाहिए, 2:1। सो फर्म कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसे, या तो अपने करंट एसेट इंक्रीज़ कर सकते हैं या वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ कर सकता है। सो ये तो थी अपनी करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो, जो कि हमें क्या शो करती है कि जो कंपनी है उसे 12 महीने के अंदर अंदर अपनी करंट लाइबिलिटीज़ पे करनी है, और वो करंट लाइबिलिटीज़ पे करनी है उसके लिए हम एक रेशो कैलकुलेट करते हैं, जो कि ये शो करती है कि जो करंट एसेट्स हैं और करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनमें क्या किस टाइप का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। आइडल 2:1 होना चाहिए। बट अब कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी होती है जो फर्म ऑन द स्पॉट पे करना चाहते हैं, बहुत ही क्विकली या विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड में पे करना चाहते हैं। सो अब कुछ बंदों के लिए, जैसे हमें ये करंट रेशो जो हमने कैलकुलेट करी वो 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते हैं हम, कि हमें 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। अब कुछ लाइबिलिटी हमें 12 महीने से बहुत ही कम टाइम में पे करनी पड़ सकती है। हो सकता है ऑन द स्पॉट पे करनी पड़ जाए, 1 महीने के अंदर अंदर पे करनी पड़ जाए, 2 महीने के अंदर अंदर पे करनी पड़ जाए, मतलब कि हमें क्विकली पे करनी पड़ जाए, ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। सो इसके लिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं क्विक रेशो। सो लिक्विड रेशो को मैंने बता दिया आपको क्यों कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें विद इन अ मंथ या इमीडिएटली पेमेंट करनी पड़ जाए तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्विक रेशो। और क्विक रेशो कैलकुलेट करने का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है। सो क्विक रेशो का फॉर्मूला बहुत सिंपल से होता है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज़। अब आप सोचोगे कि सर क्विक एसेट्स क्या होते हैं। क्विक एसेट्स अपने वो एसेट्स होंगे जिनसे हम इमीडिएटली कैश रिकवर कर सकते हैं। सो जो सारे के सारे करंट एसेट्स होते हैं उसमें से अगर हम इन्वेंट्री माइनस कर दें, और इसके अलावा जो हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस पे कर रखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्योंकि वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनसे हमें कुछ कैश तो मिलना नहीं क्योंकि हमने एडवांस में पे कर दिए। सो इनको हम ऑन द स्पॉट कैश में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते। सो इसलिए हम इसे क्विक एसेट्स की कैटेगरी से क्या रखते हैं, आउट रखते हैं। और इन्वेंट्री हमने बाहर क्यों रखी, क्योंकि अगर आपको इन्वेंट्री सेल करनी पड़ जाए, सो पहले आप इन्वेंट्री को सेल करोगे फिर उनसे कैश कलेक्ट करोगे, सो इसमें बहुत लंबा टाइम पीरियड चला जाता है। सो इसलिए इन्वेंट्री को भी हम क्या कंसीडर करते हैं, इन्वेंट्री को भी हम क्विक एसेट कंसीडर नहीं करते, इसको हम अनक्विक एसेट कंसीडर करते हैं। और इसके अलावा आपको अगर उसने दे रखा है क्वेश्चन में एडवांस टैक्स, मतलब कि आपने कोई टैक्स एडवांस में पे कर दिया, सो जो टैक्स आपने एडवांस में पे कर दिया उसकी तो सेटलमेंट नेक्स्ट ईयर होगी, या मतलब जब उसकी गवर्नमेंट रिफंड करेगी, सो आप इसको भी विद इन अ टाइम कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में। सो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब आपको लेस करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे दे वो, या फिक्टिशियस एसेट दे दे, सो वो भी क्या करना है आपको, वो भी लेस करना है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको माइनस करने हैं। और अगर वही कोई फिक्टिशियस एसेट दे दे वो भी आपको क्या करना है, वो भी आपको लेस करना है। सो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्सेस माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और इसके अलावा अगर कोई फिक्टिशियस एसेट दे दिया उसने, जैसे कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या कुछ और एसेट दे दिया, सो वो क्या करना है आपको, वो करना है लेस। सो क्विक रेशो कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्विक लाइबिलिटीज़। और क्विक लाइबिलिटीज़ हम यहाँ पे क्या लेते हैं, या तो आप क्विक लाइबिलिटीज़ ले सकते हो या आप करंट लाइबिलिटीज़ ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में उसने क्विक लाइबिलिटीज़ दे रखा है सो आप यहाँ पे क्विक लाइबिलिटीज़ लोगे, और अगर क्वेश्चन में उसने करंट लाइबिलिटीज़ दे रखा है सो आप यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ लोगे। और अगर कुछ नहीं दे रखा सो आप क्या लोगे, आप सिर्फ और सिर्फ करंट लाइबिलिटीज़ लोगे। सो आप क्विक लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ में कंफ्यूजन होना, ये दोनों सेम है, बस डिफरेंस किस में एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है अपने करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में। और क्या डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, वो डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है इन 5 आइटम्स का, ये मैंने आपको बता दिए। सो जो क्विक एसेट्स हैं उसमें हमें ये 5 आइटम्स नहीं लेने। सो अब मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, सो उससे आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट द क्विक रेशो इन्फॉर्मेशन गिवन इन द इलस्ट्रेशन 1, मतलब कि जो मैंने इलस्ट्रेशन 1 आपको कराया था अभी करंट रेशो का, उसी की हमें क्या कैलकुलेट करनी है, उसी की हमें कैलकुलेट करनी है क्विक रेशो।
सो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अगर क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज़ नहीं दी हुई, क्विक लाइबिलिटीज़ दी हुई, सो हमें क्या लेनी है, हमें लेनी है क्विक लाइबिलिटीज़। सो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे क्विक एसेट। सो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। करंट एसेट कितने आए थे अपने प्रीवियस क्वेश्चन में, करंट एसेट आए थे अपने 1,34,000। सो इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, इसमें से मुझे माइनस करना है इन्वेंट्रीज़। इन्वेंट्रीज़ कितनी दी हुई थी, इन्वेंट्रीज़ दी हुई थी 50,000। और इसके अलावा मुझे क्या लेस करना है, इसके अलावा मुझे लेस करना है एडवांस टैक्स या प्रीपेड टैक्स या प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ भी दियो। सो हमें क्वेश्चन में दे रखा था एडवांस टैक्स। सो 4,000 मुझे ये लेस करना है। सो जो अपने क्विक एसेट्स आए वो कितने आए, क्विक एसेट्स आए अपने 80,000। सो क्विक एसेट्स आ गए अपने 80,000। और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी दे रखी थी हमें क्वेश्चन में, करंट लाइबिलिटीज़ आई थी अपनी 1,04,000। सो जो अपनी क्विक रेशियो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। सो क्विक एसेट्स कितने हैं 80,000 और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में, करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है हमें 1,04,000। सो जब आप इसकी रेशियो कैलकुलेट करोगे, सो ये रेशियो क्या है 0.77:1। और जो क्विक रेशियो है, जैसे करंट रेशियो की आइडियल रेशियो क्या थी 2:1, और जो क्विक रेशियो होती है इसकी आइडियल रेशियो क्या होती है, मतलब कि जो नॉर्मल रेशियो होती है वो होती है अपनी 1:1। मतलब कि आइडियल अगर आप किसी भी कंपनी की या फर्म की क्विक रेशियो कैलकुलेट करोगे, सो वो क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 1:1। बट इस क्वेश्चन में क्या आई, इस क्वेश्चन में 0.77:1, मतलब कि जो ये आइडियल रेशियो है इससे कम है। सो ये सही नहीं है, क्योंकि फर्म को अगर ऑन द स्पॉट कोई लाइबिलिटीज़ पे करनी पड़ जाए वो पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जो क्विक एसेट है वो कम है और जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं उसके रिस्पेक्टिव वो ज़्यादा है। सो फर्म को क्या करना पड़ेगा, फर्म को अपने क्विक एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो अगर आपको कमेंट देने के लिए बोले, सो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो जो फर्म की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है अगर उसको ऑन द स्पॉट पे करनी पड़ जाए, सो वो हो सकता है उसे टाइम पे ना पे कर पाए। टाइम पे क्यों ना पे कर पाए, क्योंकि जो उसके करंट लाइबिलिटीज़ है वो ज़्यादा है और जो उसकी क्विक एसेट्स हैं वो कम है। और ये होने कितने चाहिए, वे 1:1 रिस्पेक्टिव रेशियो में होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज़ 1,04,000 की है, सो आपके क्विक एसेट्स भी कितने होने चाहिए 1,04,000। मतलब कि अगर आपको 1 महीने बाद तुरंत पे करने पड़ जाए, सो आप तुरंत अपने क्विक एसेट्स हैं उनको जल्दी से बेचो और जो अमाउंट रियलाइज़ हुआ उससे आप पेमेंट कर सकते हो। बट इसकी जो क्वेश्चन हमें दे रखा है इसमें जो क्विक एसेट्स हैं वो कम है और जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो ज़्यादा है। सो ये किस टाइप की सिचुएशन है, ये है आपकी रिस्की सिचुएशन। सो ये थी लिक्विडिटी रेशो, जिसमें हमने स्टडी की करंट रेशो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो का दूसरा नेम क्या था, वर्किंग कैपिटल रेशियो, और क्विक रेशियो के दूसरे नाम क्या थे, एसिड टेस्ट रेशो, लिक्विड रेशो। सो ये थे कुछ सिंपल से क्वेश्चन। जो नेक्स्ट वीडियो होगी अपनी, उसमें मैं इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन तो पूछता नहीं, वो थोड़े से एडवांस क्वेश्चन देता है। सो जब तक आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं आएंगे आप एडवांस क्वेश्चन तक जा नहीं सकते। सो इसलिए पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो और फिर एडवांस क्वेश्चन पे प्रोसीड करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।